नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आर्थिक सिचुएशन को डीकोड करेंगे जो किसी भी बिजनेस पार्टनरशिप में पूरा भूचाल ला सकती है। किसी पार्टनर का रिटायर होना या अचानक मृत्यु हो जाना। ऐसे में अकाउंट्स को लीगली और मैथमेटिकली कैसे सेटल किया जाता है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बिना किसी जार्गन के एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस चर्चा के 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी साझेदारी का पुनर्गठन। दूसरा, डिटर्मिनिंग ड्यूज। तीसरा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा, गेनिंग रेशियो। और पांचवा, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये 5 स्टेप्स इस पूरी कानूनी और गणितीय प्रक्रिया को समझने के लिए हमारा क्लियर रोड मैप है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर 1 से, रिकॉन्स्टिट्यूशन। आखिर अचानक किसी पार्टनर के चले जाने पर लीगल पेपरवर्क पर तुरंत क्या असर पड़ता है? टेक्निकली देखा जाए तो जैसे ही किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होती है, उनका पुराना पार्टनरशिप डीड वहीं पर लीगली डेड हो जाता है, खत्म। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, बिजनेस बंद नहीं होता। बाकी बचे हुए पार्टनर्स फर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत एक नया अग्रीमेंट साइन करते हैं। एक तरह से पुराने स्ट्रक्चर की मौत होती है और एक नए स्ट्रक्चर का तुरंत पुनर्जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, देय राशि का निर्धारण। अब एक अकाउंटेंट के नजरिए से देखें तो यह सबसे क्रिटिकल काम है। जो पार्टनर जा रहा है या उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्हें आखिर कितना पैसा मिलना चाहिए। इस फाइनल सेटलमेंट का हिसाब बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे लगाया जाता है? इसे एक वेइंग स्केल के पॉजिटिव साइड की तरह देखा जा सकता है। जाने वाले पार्टनर को जो कुछ भी फायदा मिलना चाहिए वो उनके अकाउंट में केयरफुली क्रेडिट किया जाता है, जैसे उनका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस, फर्म की गुडविल में उनका हिस्सा, पिछले सालों के जमा हुए प्रॉफिट्स, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने का फायदा और हाँ, उनके आखिरी दिन तक की सैलरी या कमीशन। ये सब उनकी अपनी मेहनत की कमाई है जिसे एक एक करके जोड़ा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस को एकदम फेयर रखना है तो कुछ डिडक्शंस भी तो होंगी। डेबिट साइड में आते हैं करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस, पुराने लॉसेस, रीवैल्यूएशन में हुआ नुकसान और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने जो पैसे बिजनेस से पहले ही निकाल लिए हैं, यानी ड्राइंग्स और उस पर लगने वाला ब्याज। इन सबको घटाने के बाद ही एकदम एक्यूरेट और शुद्ध फाइनल सेटलमेंट अमाउंट निकल कर आता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, नया लाभ विभाजन अनुपात। अब जब एक हिस्सेदार चला गया तो अब ऑब्वियसली बात है कि बचे हुए हिस्सेदारों के बीच भविष्य के प्रॉफिट का बंटवारा दोबारा तय करना पड़ेगा। इसे इस सिंपल केस से समझते हैं। मान लीजिए नवीन, तरुण और सुरेश पार्टनर्स थे। अगर सुरेश जा रहा है तो नवीन और तरुण उसके हिस्से को आपस में अक्वायर कर लेंगे। यहाँ नवीन 2/10 हिस्सा ले रहा है और तरुण 1/10। जब इन नए अक्वायर किए गए हिस्सों को उनके पुराने फ्रैक्शंस में जोड़ा जाता है तो आगे आने वाले टाइम के लिए उनका नया रेशो तय हो जाता है। बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल मैथ। चलिए मूव करते हैं चौथे पॉइंट पर, गेनिंग रेशियो। अब बिजनेस में अचानक एक बड़ा हिस्सा मिल जाना कंप्लीटली एक आर्थिक फायदा है और यहीं पर गेनिंग रेशियो का बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। इसका मेन फॉर्मूला एकदम सीधा है। गेनिंग शेयर निकालने के लिए नए शेयर में से पुराने शेयर को माइनस किया जाता है। इस छोटी सी कैलकुलेशन से ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि बचे हुए पार्टनर्स के मुनाफे का पीस मैथमेटिकली कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन इम्पोर्टेंट नुआंस है जिसे पकड़ना जरूरी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच का फर्क। न्यू रेशियो वो ओवरऑल अनुपात है जिसमें फ्यूचर के सारे प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे, लेकिन गेनिंग रेशियो वो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक फ्रैक्शन है जिसमें उन्होंने आउटगोइंग पार्टनर का छोड़ा हुआ हिस्सा हासिल किया है। इन दोनों को मिक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस चार्ट को ही देख लीजिए। अमित, दिनेश और गगन के इस एग्जाम्पल में नए हिस्सों में से पुराने को घटाने पर क्लियर पता चलता है कि अमित का गेन 1/10 है और गगन का 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या बना? 1:2। मतलब दिनेश के अचानक एग्जिट से इन दोनों ने एग्जैक्टली इसी 1:2 रेशियो में फायदा उठाया है। आखिर में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये वो इनविजिबल इंटेंजिबल एसेट है जो फिजिकली तो नहीं दिखती, लेकिन इसकी वैल्यू किसी भी फर्म के लिए ब्रांड और रेप्यूटेशन के रूप में सबसे बड़ी होती है। अगर गुडविल बुक्स में पहले से मौजूद नहीं है तो इन 4 लॉजिकल स्टेप्स को अनकंडीशनली फॉलो किया जाता है। पहला, पूरी फर्म की गुडविल की टोटल वैल्यू निकालना। दूसरा, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का फेयर हिस्सा तय करना।
तीसरा, रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। और आखिरी स्टेप, फायदा उठाने वाले पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करके जाने वाले पार्टनर को क्रेडिट करना, ताकि उन्हें उस सॉलिड रेपुटेशन का पूरा इनाम मिले जो उन्होंने सालों में बनाई है। एक फाइनल केस स्टडी देखते हैं जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। केशव, निर्मल और पंकज पार्टनर्स हैं और निर्मल रिटायर हो रहे हैं। फर्म की टोटल गुडविल मेजर हुई 72,000 रुपीज, जिसमें निर्मल का हिस्सा बना एग्जैक्टली 24,000 रुपए। अब बचे हुए पार्टनर्स केशव और पंकज इस राशि को अपने 13:11 के गेनिंग रेशियो के हिसाब से निर्मल को अदा करेंगे। ये जर्नल एंट्री बिल्कुल ब्रिलियंटली शो करती है कि अकाउंटिंग कितनी फेयर और अनबायस्ड होती है। इसमें केशव का अकाउंट 13,000 से और पंकज का 11,000 से डेबिट हुआ और निर्मल को पूरे 24,000 का क्रेडिट मिला। यानी केशव और पंकज परफेक्टली उतना ही पे कर रहे हैं जितना फ्यूचर एडवांटेज उन्हें निर्मल के जाने से होने वाला है। और ये जो 24,000 रुपए का फाइनल फिगर है ना, यही हमारे इस पूरे कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रोसेस की असली मंजिल है। ये सेटल्ड राशि एंकर की तरह इंश्योर करती है कि बिजनेस से अलग होने वाले व्यक्ति को आर्थिक रूप से कंप्लीटली होल बनाया जाए, उनका कोई नुकसान ना हो। लेकिन इस चर्चा को रैप अप करने से पहले एक इंटरेस्टिंग सवाल पर गौर करते हैं। सोचा जाए तो हमने अपने फॉर्मूलाज लगाकर आज का हिसाब तो एलिगेंटली बैलेंस कर लिया, पर क्या हो अगर इस सेटलमेंट के ठीक अगले दिन फर्म को एक ऐसी बेशकीमती एसेट मिल जाए जो बुक्स में कभी दर्ज ही नहीं थी। अचानक सामने आया ये हिडन खजाना इस नाजुक मैथमेटिकल बैलेंस को कैसे हिलाकर रख देगा। इस मैथमेटिकल पजल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।